प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होता है, सबसे क्रेजीस्ट चीज टीम आउटिंग के ऊपर। नाउ आई वांट टू नो अबाउट हाउ द वर्क कल्चर इन एसेंचर। अगर आप किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर आप उससे मेंटेन कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ। इस पे मतलब तुम्हें कोड करना होता है, काम करना होता है, या मेंटेन के लिए तुम। पर अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके एक्सेंचर के लिए बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपका कोडिंग राउंड होता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सर्विस बेस के लिए सो यू मस्ट। हेलो हेलो गाइस, आज अपन आ चुके हैं फिर से एक बढ़िया वीडियो के साथ में, जो आज फिर से आप सबके बहुत हेल्प करने वाली है। उससे पहले कुछ स्टेट्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो यार, हर साल इंजीनियरिंग के लिए लगभग लगभग 8 लाख बच्चे जाते हैं इंडिया से, और उसके अंदर से सिर्फ 1% बच्चे जो होते हैं वो टॉप IITs के अंदर जाते हैं, और बचे हुए 5% या 4% जो बच्चे होते हैं वो Tier 2 के अंदर जाते हैं। बाकी बचे हुए या तो इंजीनियरिंग करते ही नहीं है, या फिर वो करते हैं तो वो करते हैं Tier 3 कॉलेज से। तो लगभग लगभग 80% बच्चे जो जेई के लिए अपेयर होते हैं वो Tier 3 कॉलेज से ही अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं, राइट। और ऐसे ही आज मेरे पास में है शुभम राठी, Tier 3 कॉलेज से हैं, एंड उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को अपस्केल किया और आज वो एसेंचर के अंदर हैं। सो ये वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। उसके अलावा और अपन जानेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट बहुत से बच्चों को होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर क्या चीज हम करने वाले हैं एक्चुअली में, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हम क्या चीज एक्चुअली में करेंगे। सो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने गेस्ट के पास में और उससे पूछते हैं क्या इंट्रो है उनका, ठीक है। So, hello everyone, this is Shom Rathi, and I have been serving at Accenture as an application development analyst for the past 1.5 years. और apart from this professional activity, मेरा एक YouTube चैनल भी है जिसमें मैं Accenture से related काफी डिटेल्स शेयर करता हूँ आप सबके साथ. So, do check that out. सो आप अपने YouTube चैनल के ऊपर अदा दिखाते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट अदा। बाकी भाई के YouTube चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर करना, ठीक है। शुभम, मेरे को यार ये बताओ कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और क्या तुमने अपने टाइम के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी प्रिपरेशन करी थी या नहीं करी थी? अगर करी थी तो एक बार उसका ना मुझे कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो, क्या फर्क रहता है दोनों के अंदर, और मेजरली फोकस सर्विस बेस्ड के ऊपर रख देना यार। सबसे पहले हम सर्विस बेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे टाइम पे क्योंकि कोविड की वेव थी, उस टाइम पे हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुई थी, तो मेरी कोविड की वजह से ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो जो आपके एक्सेंचर के लिए बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपका कोडिंग राउंड होता है। जब आप वो क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका एक सेम डे पे एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जब आप वो दोबारा से उसे क्लियर कर लेते हो, आपको नोटिफिकेशन आती है और एक मेल आता है कि आपको ये इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। अब कुछ दिनों बाद उसका आपका एक कम्युनिकेशन राउंड होगा जहाँ पे आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज आपकी चेक होंगी और उनका इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद आपका HR इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनली यू विल बी रोल्ड फॉर द ऑफर लेटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि क्या मैंने प्रोडक्ट बेस्ड के लिए प्रिपरेशन की थी, बिल्कुल की थी उस टाइम पे, पर ड्यू टू सम रीजंस उन पे मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। शुभम, आई लाइक टू नो मोर अबाउट व्हाट डिफरेंस डू यू feel between the preparation or like the content you need to prepare for being a service based engineer or for being a product based engineer? सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सर्विस बेस के लिए सो यू मस्ट नॉट नीड टू फोकस वेरी डीप ऑन द DSA साइड। आपको कोडिंग आनी चाहिए एंड वो कोडिंग क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। वो अगर आप उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पूछोगे तो मैं कहूँगा वो मॉडरेट लेवल में लाई करेंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस के लिए क्रैक करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ऑन द हायर साइड जाना पड़ेगा। उनका डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा होगा। सो मेन आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहीं पे डिफर कर जाती है। अगर आपको सर्विस बेस के लिए जाना है तो आपको इतना फोकस नहीं रखना है अपना DSA साइड पे। आपको ओवरव्यू रखना है मेन, और आपको काफी चीजें आनी चाहिए। उसमें नेटवर्किंग कंसेप्ट्स भी है, उसमें ऊप्स के कंसेप्ट भी है, उसमें ऑपरेशंस भी है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं। राइट शुभम। शुभम, मेरे को एक चीज यार जाननी थी कि एक्चुअली में सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर काम क्या होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू यू गाइस डू, ठीक है। क्योंकि मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो मेरे को पता है जो हम काम करते हैं वो काम ये रहता है कि वे डेवलप एप्लीकेशन, या उस एप्लीकेशन को जो है मेंटेन करते हैं, नए नए फीचर लाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। बट एज अ सर्विस बेस्ड इंजीनियर, एज अ एप्लीकेशन डेवलपर एनालिस्ट, व्हाट इज योर प्रोफाइल एंड तुम एग्जैक्टली करते क्या हो वहाँ पे? सो जो सबसे बेसिक आपकी फाउंडेशन है वो यहीं पे डिफर कर जाती है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किसी एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से डेवलप कर रहे होगे या उसमें एडिशनल फीचर्स ला रहे होगे, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम कर रहे हैं तो आप उसी किसी एक फीचर को एनहेंस कर रहे हो या उसमें एक नया फीचर ला रहे हो, राइट। पर अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो। आप उसमें कोई नई
फीचर्स नहीं ला रहे या आप उसमें कोई नई चीजें नहीं जोड़ रहे हैं, आप उसके एक वेल एग्जिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट इट रन स्मूथली विदाउट एनी जर्क्स और विदाउट एनी इंटरप्शंस। शुभम, ये मतलब मेंटेनेंस को थोड़ा सा एक बार ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हो? एंड सेकंड चीज जो है वो ये है कि टेक स्टैक क्या रहता है और एक्चुअली में कोडिंग वर्क कितना रहता है, इस चीज पे मतलब तुम्हें कोड करना होता है, काम करना होता है, या मेंटेन के लिए तुम मतलब एज अ टेक स्टैक क्या यूज करते हो, क्या चीज यूज करते हो? सो मैं अपने प्रीवियस पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। अगर आप किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर आप उससे मेंटेन कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट को देखते हैं, राइट, बिग बिलियन डेज में उसके पास इन करोड्स एटलीस्ट रोज की और हर घंटे की बुकिंग्स हो रही होती हैं। आप उस पर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हो, आप उसमें प्रोडक्ट को किसी एक पेज पे या किसी एक प्रोडक्ट को आप ऐड कर रहे होते हो, राइट। वो हर एक चीज ट्रांजेक्शन है। अगर आपकी वेबसाइट या अगर आपका वो ऐप स्मूथली काम नहीं कर रहा है तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट आपकी रेवेन्यू पड़ेगा। सिमिलरली जो क्लाइंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना जो काम है वो किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दें। सो हमें उनको एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना होता है ताकि उसमें कोई क्रोलर एक्टिविटीज ना हो, ताकि उनमें कोई हैकिंग ना हो, ताकि उनमें कोई डाउन टाइम ना आए, रिस्पॉन्स टाइम्स मेंटेन रहे। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आपको उसे वेल एस्टेब्लिश्ड रखना है जो कि उसकी बिल्कुल अर्ली ऑन स्टेज से वो था, राइट। और जहां तक कि टेक स्टैक की बात है, हम टूल्स यूज करते हैं। कोडिंग आपकी इतनी नहीं हो रही होती अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हो। सो टूल्स हो सकते हैं आपका सर्विस नाउ, जहां पे आप टिकट्स क्रिएट करते हो और आप जो इश्यूज है उनको रिजोल्व करते हो। आपका बिग पांडा हो सकता है, वो आपका एक अलर्टिंग सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के इस पीस में डिफेक्ट है और आपको फिर वहां पे उसे रिजोल्व करना होता है। आप कई टीमें भी एंगेज करते हो जो कि L3s हो सकती है, L4s हो सकती है। आपको उनको सपोर्ट करना होता है, आपको उसमें अपना रूट कोज देना होता है कि ये इश्यूज हो सकते हैं, हमारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो ये इशू बता रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ वर्क। So I think now I get it what a service-based engineer do, because in Microsoft also we have a TCS and we have some DXC technologies as well जो support करते हैं हमको. So now I get it that you guys support the infrastructure and other things, and you guys alert us that this is the problem and step need to be taken, and if it can be mitigated at your level you guys do mitigate it, right? Got it. Thanks शुभम. So next जो मेरी चीज है यार, वो मतलब एक मिथ है या फिर मतलब फैक्ट है, मुझे नहीं पता. वो ऐसा रहता है कि यार टीसीएस में चले जाओ, काम ही नहीं है कुछ भी, या फिर मतलब ऐसे मीम्स वगैरह आई होप तुम सबने भी देखे होंगे कि मतलब टीसीएस में चले गए, विप्रो में चले गए, कुछ काम नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने बंदे चिल कर रहे हैं, और मतलब सब कुछ मतलब बंदे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने तो टीसीएस में चले जाओ, ये सब चीजें सुनने मिलती है. तो मतलब क्या कितना काम रहता है एक्चुअली में इन सर्विस बेस्ड कंपनी? मतलब क्या कुछ डिफाइंड वर्कर्स हैं, क्या है? मतलब एक बार थोड़ा इसके ऊपर लाइट डालो यार. तो अगर हम सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपने टीसीएस में देखा हुआ है, लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल चिल हैं, उनका मेन रीजन ये हो सकता है कि वो बेंच पे हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट को अलॉटेड अब तक हुए ही नहीं है, राइट। अगर आप बेंच पे होते हो तो आपको कोई काम नहीं करना होता, आप रोज चेक इन चेकआउट जरूर करते हो, पर आपको कोई एक वर्क नहीं मिल रहा उस टाइम पे। आपके पास वो फ्री टाइम है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हो, आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो रहे होते हो और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप इंटरव्यू भी दे रहे होते हो। सो उस टाइम पे वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी चिल सीन की बात करते हो तो आपके पास डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, वो चिल भी हो सकता है या बिल्कुल हेक्टिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो काफी हेक्टिक है, वेयरएज कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि चिल है। डिपेंड करता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना लार्ज है, कितनी कंट्रीज में वो स्केल कर चुके हैं, किस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं आपको मिलके बताते हैं कि आपका क्या सीन रहेगा, कितना आप चिल आउट हो सकते हो उस प्रोजेक्ट में। थैंक यू शुभम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो एक चीजें रहती है यार कि पर्क्स क्या क्या मिलते हैं इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है. सो प्रोडक्ट बेस्ड के तो यार यूट्यूब पे बंदों को बहुत पता है कि क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, ठीक है. जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख लेना यार कि क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या होता है, ठीक है. पर मतलब सर्विस बेस्ड में आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, ये बताओ एक बार. सो अगेन मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर नहीं बताना चाहूंगा। पहले तो हम एक जनरली देख लेते हैं। आपका जो पर्क्स है, जो आपकी बेनिफिट्स हैं, वो डिपेंड करेंगे कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी में वो अलग होता है। सर्विस बेस की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सेंचर की बात करें तो उसमें आपको पर्क्स मिलते हैं। सबसे पहले कैब फैसिलिटीज, आपको कैब मिलती है, आपको हर एक टाइम के लिए कैब है, आप उसे कभी बुक कर सकते हैं, आप उसे कभी भी अपने ड्रॉप के लिए बुक कर सकते हैं, किसी भी टाइम की आप वो शेड्यूल कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो। उसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी होता है, आपको इंटरनेट अलाउंस भी मिलता है आपके इंटरनेट यूसेज के लिए, आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है जिसमें आप, आपकी स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं। अगर आप उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक मिनिमल टॉपअप के साथ आप उसे एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई फैसिलिटीज मिलती हैं। थैंक यू शुभम. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, वो ये जानना कि वर्क फ्रॉम होम कितना फ्लेक्सिबल रहता है, वर्किंग आवर्स कितने फ्लेक्सिबल रहते हैं। बीइंग इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब 1 साल हो चुका है कंपनी के अंदर, एंड मैं अभी मतलब 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेता हूँ। मेरे कोई वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं है कि मुझे इस टाइम पे लॉग इन करना है, इस टाइम पे लॉग आउट करना है। आई कैन डू माई वर्क इन एनी टाइम आई फील कंफर्टेबल। सो सर्विस बेस के अंदर इस चीज का क्या हाल है, मेनली लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड द वर्किंग आवर्स। सो अगेन आपका मेन डिफरेंस इसी एक बेसिक कंसेप्ट पे आ जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस में हैं तो आप किसी एक फीचर को डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है। वो टाइमलाइन आपके मंथ्स में भी हो सकती है, पर अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रियल टाइम काम करना पड़ता है। रियल टाइम काम करने का एक, मैं कौन कहूंगा उसे, एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको वहां अवेलेबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे प्रोजेक्ट में मेरे को मॉनिटरिंग करनी है, मुझे जो अलार्मिंग सिस्टम्स हैं उनको देखना है। अगर मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूं तो वो, और किसी भी टाइम पे अगर कोई इशू आता है तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो आपकी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इतने नहीं हो पाते अब, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम एंड हो रहा है तो आपको बुलाया जा रहा है कंपनीज में। आपको ये नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अभी हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हाइब्रिड सिस्टम अभी भी है, पर सून इट विल बी फुली कन्वर्टेड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। Thank you, Shubham. Now I want to know about how the work culture in Accenture. ठीक है. So contrasting it with the work culture in Microsoft, it's very chill. Like I sometimes visited my company in shorts. I sometimes visited like very like in slippers and all those things. And sometimes we code even near the lake or even sitting on the stairs and all those things. We don't restrict ourselves to the cubicles and we hang out and all those things. So how's the work culture and all these things in the Accenture? And like, is there any specific set of rules that you need to follow? सो आपकी जो क्लोथिंग एंड एपरल्स है उससे रिलेटेड आपका कोई फिक्स रूल नहीं है, एटलीस्ट एक्सेंचर में तो नहीं है। आपको जब आपका ओरिएंटेशन होता है वो कहते हैं कि इट इज एडवाइजेबल आप फॉर्मली ड्रेस हो, आप फ्राइडेज को इनफॉर्मल ड्रेस कर सकते हैं, पर इतना वो स्ट्रिंजेंट नहीं है। सो बेसिकली मैंने कई देखे हैं जो कि लोअर्स में आते हैं, दे आर इन स्लीपर्स, और वो जिसमें कंफर्टेबल है वो आ सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस अगर आपको क्यूबिकल्स में नहीं बैठना तो जो डेडिकेटेड स्पेसेस हैं आप उसमें काम कर सकते हैं, पर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप क्यूबिकल्स में बैठें, क्योंकि आपका एक जो प्रोजेक्ट है उसकी कंपनी के साथ एक डीलिंग होती है कि आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए। सो अगर आप कहीं और बैठ के काम करते हैं तो हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट को आपकी इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो वो डेटा लीकेज का थोड़ा हमें रहना पड़ता है संभल के। अदर देन दैट, अगर आप अपने एक वर्क स्पेस में कहीं बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। Thank you, Shubham. Now moving on to the like main part or the last part or where we are going to conclude this video. I want to ask what is your best learning or the main learning in this whole career as a service-based engineer? सो सबसे पहले मैं इस हिसाब से स्टार्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, इंडिपेंडेंट वो प्रोडक्ट बेस है, इंडिपेंडेंट वो एक सर्विस बेस है, तो आपकी लर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब आपको किस टेक्नोलॉजी में जाना है वो डिफाइन करती है कि आप प्रोडक्ट बेस के लिए ज्यादा बेस्ट सूटेड हो या आप सर्विस बेस के लिए ज्यादा बेस्ट सूटेड हो। अगर मैं एक्सेंचर की बात करूं, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी, आपको काफी अच्छा एक करियर ग्रोथ कर्व मिलेगा। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी स्विच कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा फील देगा आप एक नई कंपनी में हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक नई लर्निंग आती है, उनका टेक स्ट्रक्चर आता है, उनका लर्निंग कर्व आता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, किस हिसाब से वो डील करते हैं, क्लाइंट्स की मीटिंग कैसे होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो लर्निंग कर्व आपको हर एक कंपनी में, स्पेशली एक्सेंचर में, काफी अच्छा मिलेगा। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, लर्निंग ग्रोथ रही है। और एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है कि मेरी यहाँ लर्निंग रुक चुकी है, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले प्रोजेक्ट चेंज करके देखें, राइट। हर कंपनी में एक सेट टाइमलाइन होती है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट में रहना पड़ता है। जब भी आप वो टाइमलाइन पास कर लेते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट से। सो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर एंड हैव अ टेस्ट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड हैव अ गुड लर्निंग इनटू दैट। Thank you, Shubham. Now I have some like informal questions, okay, that I want to ask. So सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि यार मतलब जेंडर रेशियो वगैरह कैसा रहता है एसेंचर के अंदर? राइट, तो जेंडर रेशियो मैं 60-40 के हिसाब से डिफाइन करना चाहूंगा, 60-40 या 65-35। सो ऑलमोस्ट इक्वल है, परफेक्टली इक्वल नहीं है, बट या काफी अच्छा और काफी इक्वल जेंडर रेशियो है। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और इनफैक्ट एक्सेंचर वेरियस ड्राइव्स चलाता है जिसमें वो फीमेल एम्प्लॉइज को एनकरेज करे कि आप ज्वाइन करें, और वेरियस हमारी मीटिंग्स होती हैं जिनमें जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस स्पेशली जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अलग अलग मीटिंग्स होती हैं जिनमें वो
ग्रो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सो जेंडर रेशियो काफ़ी अच्छा है और उनको पूरा सर्विस भी अच्छे से दी जाती है। सो कभी टीम आउटिंग के अंदर सबसे क्रेजियस्ट चीज क्या करी है, मतलब सबसे क्रेजियस्ट चीज टीम आउटिंग के ऊपर? नहीं यार, इतना भी कुछ क्रेज़ी नहीं करा है। पर हाँ, जो हमारी टीम आउटिंग्स होती है वो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है और किस हिसाब से आपका बजट है। सो अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी एक हिल स्टेशन पे लेके जाएँगे तो वो ईयरली वन्स हो सकता है। अदर दैन दैट आपको वो आपकी सिटी में या आपकी स्टेट में वेरियस लोकेशंस पे लेके जाते हैं। कैफ़ेज़ हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, ये वहाँ तो पे मेरे मीटिंग। क्वेश्चन का आंसर ही नहीं हुआ, ये तो आप बहुत मतलब एक जो होता है ना फॉर्मल आंसर दे रहा भाई। मैं मतलब आई वांट टू आस्क कि मतलब पी के कभी मैनेजर के साथ में भंड हुए हो क्या? क्या मतलब ऐसा कुछ क्रेजियस्ट चीज या किसी को सुना दिया हो और कुछ करके, मतलब क्रेजियस्ट चीज का मतलब ही बदल दिया है यार तूने, बिल्कुल पूरा पूरा। यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था मेरे मैनेजर के पास ये वीडियो ना जाए और अगर जाए तो एटलीस्ट मैं सेफ रहूं। पर या मेरे इमीडिएट मैनेजर तो नहीं, जो हमारे वेरियस टीम्स मैनेजर हैं वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी ड्रिंक करते हैं और कई बार ऐसा हो चुका है कि हम थोड़ा सा ज्यादा पी लेते हैं और वो हमारे साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, हमारे साथ सिंगिंग कर रहे होते हैं। तो या अगर ये आपकी उस क्रेजी लिस्ट में इंक्लूड करता है तो हाँ। सो गाइज आई लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, ठीक है? एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मुझे थोड़ा सर्विस बेस के बारे में और डिटेल में मालूम चला। वन थिंग आई लाइक टू एड ऑन टू दिस इज कि देख लो यार सर्विस बेस तुम्हारे साथ में क्या कर देता है, ठीक है? इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातों को तुम्हें फॉर्मली रखना सिखा देता है, जो तुम्हारा एक जोली नेचर होता है उसको खत्म कर देता है, ठीक है? सो आपका जोइंग खत्म नहीं होएगा, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आप चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हो। और मैनेजर का डर जो है वो प्रोडक्ट बेस में भी कॉमन है और सर्विस बेस में भी कॉमन है। सो यार बढ़िया सिंहासन वाली फीलिंग आ रही है इस कुर्सी पे बैठ के। और भाई मैं सिंहासन में जब भी बैठूंगा जब तुम जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे, ठीक है? तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और बाकी पुराना कंटेंट भी अच्छा लग रहा हो, जो जाके देख लो एक बार जल्दी से। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाकी तुम्हें राठी भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लो। एंड भाई ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।